हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होता है, ना ही आपको कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना होता है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल फ्री। तो बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं। तो हमारा वीडियो होने वाला है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को लेकर। तो हम इसमें किस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं? तो हम रिवीजन करेंगे कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक पुस्तक आती है राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसको आप संविधान निर्माण के नाम से जानते हैं। तो हम संविधान निर्माण का पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि हमने अभी आपने देखा होगा कि हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट वीडियो कर लिए हैं, एमसीक्यूज हो गए हैं, है ना, हमने सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लिए हैं। तो अब बात आती है कि भाई अब हम क्या करने वाले हैं, इसके पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं कि हम पूरे चैप्टर को यहां पर कंप्लीट करेंगे, एक साथ देखेंगे भाई क्या है कैसा है। तो सबसे पहले बात करेंगे परिचय की। तो आपको सबसे पहले देखना है कि हम संविधान निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं ना, संविधान के निर्माण के बारे में। तो आप जाने कि संविधान क्या कहलाता है। तो आपको पता होगा कि संविधान जो है, ये किताब आप कह देंगे सर ये संविधान की है। तो संविधान का मतलब क्या है? रूल्स जिसमें लिखे गए हैं किसी देश को चलाने के लिए, नियम कानून जिसमें बताए गए हैं जिस पुस्तक के अंदर कि उस नियम कानून के अनुसार आप देश चलाएंगे, वो पुस्तक हो जाती है देश के संविधान की। उसमें कई तरीके की और प्रावधान भी होते हैं, कई तरह की और व्यवस्थाएं भी होती हैं। हम मोटे तौर पर कहें कि देश को चलाने के लिए बुनियादी आधारभूत जो नियम कानून की आवश्यकता होती है और नियम कानूनों को जहां संकलित करके रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम संविधान कहते हैं। तो इसी संविधान के क्या करना है? इसी संविधान का आपको निर्माण करना है। निर्माण मतलब क्या होगा कि आप लाएंगे, जैसे घर का निर्माण करते हैं, ईंट गिट्टी सीमेंट, है ना, और बस बनाते चले जाएंगे। तो इसको कैसे करेंगे? इसमें भी ईंट गिट्टी सीमेंट लगेगा। अरे अब ये मत कहना कि सर इसमें कैसे लगेगा। ईंट गिट्टी सीमेंट का मतलब क्या है कि बेसिक चीजें जैसे मकान बनाने में लगती हैं, वैसे ही आधारभूत चीजों की आवश्यकता आपको संविधान बनाने में भी लगेगी। पेन लगेगा, लिखना है, पेपर लगेगा, सोच लगेगी, दुनिया भर को देखना पड़ेगा कि दुनिया में नियम कानून कैसे चल रहे हैं। तो जब आप दुनिया भर में देखेंगे, भारत में देखेंगे किन नियमों की आवश्यकता है, दुनिया कैसे जा रही है, उसके अनुसार हमें देखना है। हम लोकतांत्रिक देश बना रहे हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन पर बातचीत करके, जनता के बीच में जाके, प्रतिनिधियों के बीच में जाके उनसे बात करके कि हम कैसे संविधान बनाएंगे। तो ये सारी बातें अगर हम करते हैं तो इससे क्या होता है? इससे हमारा संविधान अच्छा निखर कर आता है। जैसे हम घर बनाते हैं ना, कि बहुत अच्छा सीमेंट लगाते हैं, अच्छा सरिया लगाते हैं, अच्छी रेत लगाते हैं, अच्छा कारीगर लाते हैं। तो अगर हम सारा सामान अच्छा ले आए, आपने सीमेंट बहुत अच्छा ले लिया, आपने सरिया बहुत अच्छा ले लिया, रेत बहुत एक नंबर की ले आए आप, और आपने कारीगर थर्ड क्लास बुला लिया, उसको आता ही नहीं ईंट से ईंट जोड़ना, तो आपका मकान बनाना था महल और बना देगा कुछ और। तो ऐसे ही संविधान जब बनाना है तो हमने रिसोर्सेस पूरे देख लिए, कहां क्या है कैसे है। लेकिन जब इसको बनाया जाएगा तो इसके कारीगर मतलब संविधान बनाने वाले व्यक्तियों का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो हम संविधान निर्माण करेंगे। निर्माण कैसे होगा? जनता के द्वारा कुछ प्रतिनिधि जाएंगे, और वो प्रतिनिधि जनता के द्वारा क्यों जाएंगे? ताकि वो जनता के बीच की बातों को समझते हो, वो वहां पर बातें रखेंगे और संविधान का निर्माण होगा। तो ये बात समझ में आ गई कि भाई हम संविधान का निर्माण कैसे करने वाले हैं। ये पूरी बात हमें समझ में आ जाती है। पिछले अध्याय के अंदर हमने लोकतंत्र के बारे में चर्चा की थी। लोकतंत्र के बारे में हमने जाना था कि लोकतंत्र क्या कहलाता है? लोक प्लस तंत्र हो जाता है। अगर इसको हम कह दें, लोक प्लस तंत्र हो जाता है। लोक का मतलब होता है संसार, है ना, लोक का मतलब होता है संसार, या हम कहते हैं कि लोग, है ना, संसार में लोग रहते हैं ना, तो ये लोग। और तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था, मतलब ऐसी व्यवस्था जो लोगों के द्वारा की जाती है उसको आप क्या कहते हैं? वही व्यवस्था क्या कहलाती है? उसको हम कहते हैं लोकतंत्र कहलाते हैं। हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था, हमने जाना था कि लोकतंत्र क्या कहलाता है। हम ये भी जानते थे कि लोकतंत्र के अंतर्गत अगर आपने देखा होगा तो हमने देखा था कि जो चुने गए शासक हैं उनको आजादी नहीं होती है, वो लोग भी आजाद नहीं होते हैं। ये व्यवस्था यहां पर करके देखी थी हमने। तो हमने पिछले अध्याय के अंदर ये देखा हुआ था कि अगर लोकतंत्र आ जाता है, और लोकतंत्र में भी हम देखते हैं कि जो शासक वर्ग होता है, मतलब कि जो हमारे द्वारा निर्वाचित होकर जाता है, मतलब जिनको हम चुनते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में, उन शासकों को भी ऐसी मनमर्जी का काम करने का अधिकार नहीं होता कि जो मन में आए वो कर ले। मतलब शासक भी आजाद नहीं होते हैं, इन्हें सीमाओं में रहकर काम करना पड़ता है। नागरिक अधिकार और संविधान का पालन करते हुए, नागरिक अधिकारों को मानते हुए इन्हें काम करना पड़ता है। ये लोग कैसे काम करते हैं? मतलब आजाद नहीं है तो कैसे? बुनियादी नियम
जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। इनको पालन करते हुए ये लोग क्या करेंगे, अपना काम करते, स्वतंत्र नहीं है, मन मर्जी के मालिक नहीं है। संविधान क्या है, तो जो बुनियादी नियम बनाए गए हैं, इन नियमों का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है, उसको संविधान कहा जाता है। देश का सर्वोच्च कानून होता है संविधान। किसी भी देश में, जिस देश में संविधान होगा, जिस देश में लोकतंत्र होगा, उस देश में निश्चित तौर पर संविधान भी होगा, और उस देश का सबसे ऊंचा कानून भी क्या होगा, उसको आप संविधान के नाम से ही जानेंगे। नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करने का काम जो करता है वो संविधान करता है। संविधान ये बताता है कि कैसे इसका निर्धारण किया जाएगा, कैसे इनको हम क्या करेंगे, कैसे इनको हम शक्तियों का विभाजन करेंगे, सब कुछ करने का काम किसका होता है, संविधान का। संविधान के बारे में हमने बात की थी कि संविधान क्या कहलाता है, आप जानते होंगे, तो मैं यहां पर आपको एक बार और बता देता हूं कि संविधान का मतलब क्या हो जाएगा। तो आप देखिए ये जो शब्द लिखा हुआ है संविधान, तो इसको दो शब्दों से मिलकर बना दिया है ना। कौन कौन सा, सम प्लस विधान, तो ये क्या हो जाएगा, संविधान हो जाएगा, है ना। ये दो शब्दों से मिलकर बन गया, सम और विधान। सम का मतलब क्या हो जाता है, सम का मतलब हो जाता है इक्वल, है ना। सम का मतलब क्या है, बराबर, है ना, इक्वल, या हम कहते हैं कि क्या हो जाता है, बराबर, है ना, या समान, क्या कहते हैं, या समान। और अगर आप विधान की बात करते तो विधान का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तरीका, है ना, इसका मतलब कहलाता है तरीका। तो संविधान क्या होगा, अगर कोई लोकतांत्रिक देश है तो वहां पर संविधान का मतलब क्या है कि सभी लोग समान तरीके से देखे जा रहे हैं, किसी में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जा रहा है, किसी में किसी प्रकार का अंतर नहीं किया जा रहा है। क्लियर बात। अब इस अध्याय में हम लोकतांत्रिक संवैधानिक स्वरूप से कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। जैसे ही हम संविधान बनाएंगे तो कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। क्या है, क्या आपको पता है, या आप इसकी तरह ब्लैंक है कि भाई क्या सवाल होंगे, तो हम देख लेते हैं क्या सवाल होंगे। संविधान की जरूरत क्यों होती है। सबसे पहले अगर हम कोई चीज करते हैं, है ना, तो हमें अपने आप से, या कोई चीज कर रहे हैं तो हमें सवाल जरूर करना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता है, मतलब आंसर ऐसा आता है कि इसका हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं। जैसे एक सवाल आता है कि आप पढ़ते क्यों हैं, उसका सवाल ऐसा आता है कि पढ़ने से भाई हमारी जिंदगी संवरेगी, हम अच्छे व्यक्ति बनेंगे, है ना, हम अच्छे भारत के देश के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में, समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे, तो हमें पढ़ना चाहिए। ऐसे अगर जवाब आते, केवल ये नहीं कि भाई पढ़ लिया तो हमारी नौकरी ही लग जाएगी, तो नौकरी तो लगेगी ही लगेगी, काम धंधा तो कुछ करेंगे करेंगे, साथ ही साथ क्या होगा, आप पढ़ लिख जाएंगे तो देश को साक्षर बनाएंगे और देश के निर्माण में, देश के भविष्य के निर्माण में आपका एक अहम योगदान होगा। ऐसा जवाब आया, पढ़ना चाहिए। ऐसे ही संविधान की जरूरत क्या है, तो संविधान लोगों को अपने बुनियादी अधिकार उपलब्ध करवाता है, लोगों में समानता लाता है, उनके अंतर को खत्म करता है, मतलब सही बातें होना चाहिए। तो हम ये सवाल करेंगे क्यों, संविधान बनते कैसे हैं, इनको कैसे तैयार किया जाता है, इनको बनाते कैसे हैं। तो दूसरा सवाल हम ये करेंगे, उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है, मतलब बनाने वाले कौन लोग हैं और किस तरीके से उसको तैयार करेंगे। मतलब जिस देश का संविधान बन रहा होगा, हम उस देश की संविधान सभा के बारे में बात कर रहे हैं। किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से होते हैं। कोई भी देश का संविधान जब बनता है, लोकतांत्रिक देश के संविधान जब तैयार होते हैं, तो उस संविधान को आकार कौन देता है, मतलब कैसे वो तैयार होता है, तो उसके बारे में भी हमें यहां पर बात करनी है। देखते हैं एक बार कि एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलाव या बदलती स्थितियों के अनुरूप उस पर बदलाव कर सकते हैं। ये भी सवाल हमें रखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि आज से 100 साल पहले जो संविधान बनाया था उसमें और आज में अंतर बहुत हो गया। पहले कहा गया कि आप, मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आप किसी के बारे में कोई गलत टिप्पणी लिख नहीं सकते और बोल नहीं सकते। बोले सर फेसबुक पर कर दें क्या, पहले लिखने का पेन से था, हम लिख तो रहे नहीं, हम तो बोले कीबोर्ड चला के, हमने तो उंगली बस चलाई है। तो अब क्या बदलते परिवेश के साथ बदलने की जरूरत है। तो आज से 100 साल पहले किसी ने सोचा होगा कि फेसबुक आ जाएगी, फेसबुक पर लोग ऐसे करेंगे, दोस्ती ऐसे हो जाएगी। तो अब क्या होगा, जैसे ही परिवेश बदला तो उस पर भी बदलाव कर दिए गए, चीजें बदलनी पड़ती हैं। तो आप बदलाव कर सकते हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे। हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का भी है, तो हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में भी जानेंगे। वहां के महान व्यक्तित्व नेल्सन मंडेला के बारे में भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया, इसको भी हमें देखना है, कैसे वहां पर तैयार किया गया। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जहां पर आप देखेंगे कि वहां पर सीधे तौर पर गोरे और काले, है ना, इस आधार पर रंग भेद होता है ना, इस आधार पर लोगों को बांट दिया जाता है। इस अध्याय के में शुरुआत में हम इसी बात के अनुभव पर गौर करेंगे कि अफ्रीका के अंदर कैसे तौर तरीके चल रहे थे। इसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे मौलिक विचारों और मूल्यों की चर्चा करने वाले हैं।
देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध करवाता है। तो ये बातें हमें करनी है। क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं? तो टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। मतलब अध्याय की स्टार्टिंग में क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका के अंदर बात करने वाले हैं, दक्षिण अफ्रीका में संविधान के बनने पर बात करने वाले हैं। फिर दूसरी बात आई कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है, मतलब संविधान अगर हमारे देश में आया तो इसकी आवश्यकता क्यों है, इसकी आवश्यकता के पीछे के कारणों को जानेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, क्या परिस्थितियां रही हैं, कौन कौन लोग उसमें योगदान दिए हैं, उनके बारे में जानेंगे। और भारतीय संविधान की बुनियादी मूल्यों के बारे में जानेंगे कि इसके बुनियादी मूल्य क्या होते हैं, इसकी वैल्यूज क्या है, उनके बारे में हम जानेंगे। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान के बारे में। दक्षिण अफ्रीका का जिक्र जैसे ही आपके जहन में आता है, आपके दिमाग में दक्षिण अफ्रीका का नाम चलता है, तो दक्षिण अफ्रीका को आप दो तरीके से देख सकते हैं। कैसे दो तरीके से देख सकते हैं? एक तो आजाद दक्षिण अफ्रीका और एक आजादी के पहले का। अगर आप आज के आजाद दक्षिण अफ्रीका की कल्पना करते हैं तो आपके दिमाग में एक नाम आ जाता है। जैसे ही आप भारत में आजाद भारत की कल्पना करते हैं कि भारत की आजादी ऐसी थी, तो आपके दिमाग में महात्मा गांधी का नाम जरूर आता है। इसके साथ साथ आपके दिमाग में कई सारे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और महान व्यक्तित्व के नाम दिमाग में आते हैं, लेकिन एक नाम है जो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है या जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, उस व्यक्तित्व का नाम है महात्मा गांधी। वैसा ही एक नाम है दक्षिण अफ्रीका का, जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। जैसे ही आप अफ्रीका के बारे में चर्चा करते हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में चर्चा करते हैं, वहां के लोकतंत्र या वहां की आजादी के बारे में करते हैं बात, या आप वहां के रंग भेद को खत्म करने की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में एक नाम आता है जिसको कहते हैं नेल्सन मंडेला। हालांकि रंग भेद के लिए दक्षिण अफ्रीका के अंदर आप देखें गांधी जी ने भी बहुत काम किया था। भारत में काम करने के पहले गांधी जी का जो अनुभव था वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही था। वहां पर उन्होंने रंग भेद के लिए काम किया था, क्योंकि रंग का शिकार गांधी जी खुद हो गए थे, जाते ही उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। वो एक अलग चर्चा है, कभी हम अलग से कभी किसी विषय पर बात करेंगे तो गांधी जी की वो वाली चर्चा पर भी बात करेंगे, क्या क्या घटनाएं उनके साथ अफ्रीका में घटती हैं। उसके बाद अफ्रीका को आजादी दिलाने में इनका योगदान बहुत ज्यादा रहता है। इनको ही हम नेल्सन मंडेला के रूप में या दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जानते हैं, अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। इनके वक्तव्य के अनुसार इनका एक स्टेटमेंट है, उसको देखते हैं कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया। कौन कह रहा है? ये नेल्सन मंडेला का वक्तव्य है। और मैंने अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूं। ये वक्तव्य किसका था? नेल्सन मंडेला का था, या कथन नेल्सन मंडेला का है, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था और जेल में डाल दिया था। तो इनके ऊपर भी हमें चर्चा करनी है, इनके बारे में भी हम देखेंगे। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद, है ना, रंग भेद अभी बात करेंगे क्या है, रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास दिया था। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद करके रखा गया था। अब ये रंग भेद क्या कहलाता है? आपके सामने एक नाम आया जिसको आप रंग भेद कहते हैं। रंग के आधार पर, क्या रंग के आधार पर भेद करना या रंग के आधार पर अंतर करना, है ना। किस में अंतर करना है? लोगों में। रंग के आधार पर अंतर करना, ये अंतर किस में करेंगे? तो ये अंतर होगा आपका लोगों के अंदर, ये अंतर होना चाहिए, है ना, व्यक्तियों के अंदर आप ये अंतर करेंगे। अब ये अंतर कैसा होगा रंग के आधार पर? तो इस अंतर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे। कैसे कैसे? जैसे हम बात करें श्वेत, एक बात करें हम अश्वेत, और एक बात करें हम रंगीन, है ना। ये 3-4 प्रकार के लोग आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और अगर आप अश्वेत और रंगीन की बात करते हैं तो इनको एक ही कैटेगरी में डाला गया है, इनको अश्वेत ही कह देते हैं या इनको काला ही कह देते हैं। क्लियर बात? तो श्वेत का मतलब क्या हो गया कि जो यूरोप के लोग थे वो श्वेत, मतलब गोरे जो लोग हो गए वो श्वेत कहलाए। हमने अभी इनके पहले इनके वक्तव्य में देखा कि ये कहते हैं कि हमने गोरों के खिलाफ संघर्ष किया, अश्वेतों के लिए संघर्ष किया, है ना, अश्वेत व्यक्तियों के प्रभुत्व के लिए संघर्ष किया। और अश्वेत और रंगीन, मतलब जो रंगीन क्या है, जो भारतीय मूल के लोग पहुंच गए उनको रंगीन कहते हैं। अफ्रीका के मूल्यवासी जो है वो बहुत काला व्यक्ति होता है, उसको अश्वेत कहते हैं। तो ये रंग भेद का मतलब हो गया। रंग भेद के आधार पर चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के कारण इनको आजीवन कारावास, मतलब ये इनको उम्र कैद, आजीवन मतलब जीवन भर के लिए इनको कारावास करा दिया गया था।
ये जिस दक्षिण अफ्रीका की चर्चा हम कर रहे हैं वो कहां है? तो दक्षिण अफ्रीका अगर आप देखेंगे, अगर कोई पूछ ले कि कहां पर है तो कैसे बताएंगे? तो अगर हम भारत से देखें तो भारत से पश्चिम की तरफ है। अगर बिल्कुल सही जानकारी आपको देना है तो हमने ऐसा नक्शा बना लिया यहां पर, और इसको कहते हैं ऊपर उत्तर, इसको कहते हैं दक्षिण, इसको कहते हैं क्या? पूर्व, और इसको क्या कहते हैं? पश्चिम। तो ये कहां है? अगर भारत की बात करें तो भारत के दक्षिण में, और इस तरफ आ जाएंगे मतलब कि क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो अगर कोई पूछे कि दक्षिण अफ्रीका भारत से कहां स्थित है, तो आप बता पाएंगे कि कहां पर स्थित है? ये भारत से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहां है ये? कहां पर बात कर रहे हैं? तो ये आप देखें, ये दक्षिण अफ्रीका की बात की जा रही है ना, ये दक्षिण अफ्रीका है जिसकी बात यहां पर की जा रही है ना, ये है दक्षिण अफ्रीका आपका। क्लियर बात? तो इस दक्षिण अफ्रीका की हम आजादी के बारे में या इसके लिए जो संविधान बन रहा है उसके संघर्ष के बारे में बात करने वाले हैं। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। तो रंग भेद आप समझ चुके हैं, और रंग भेद में आपको समझा दूं, यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा। आपको अलग अलग प्रकार के हाथ दिख रहे होंगे, एक गोरा दिख रहा होगा, एक बहुत काला दिख रहा होगा, और दो आपको मीडियम क्लास के हाथ दिख रहे होंगे ना, ये थोड़ा सा मीडियम क्लास को, तो इसको क्या कह देंगे? ये रंगीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अश्वेत। और ये क्या होगा? इनको गोरा कह दिया जाएगा। क्लियर ये बात? तो ये गोरे बन गए। तो रंग भेद के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है उसके बारे में बात करनी है। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। रंग भेद नस्लीय भेदभाव पर आधारित, मतलब नस्ल के आधार पर था। यूरोप की जो नस्ल है वो गोरी होती है, और अफ्रीका की जो नस्ल है साउथ अफ्रीका की वो काली होती है। अफ्रीका में ज्यादातर काले लोग पाए जाते हैं। तो नस्लीय भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर लागू थी। यह जो व्यवस्था है किसके द्वारा चलाई गई? गोरे लोगों के द्वारा इस व्यवस्था को अफ्रीका में लादा गया था, है ना। तो नस्ल के आधार पर विभेद, और उसमें विभेद का जो मोटा आधार बनेगा वो क्या होगा कि सीधे तौर पर कैसे करेंगे? रंग के आधार पर करेंगे। और ये नस्ली क्या हो गया कि दो प्रकार की नस्लें हो गई। कैसी कैसी दो प्रकार की नस्लें हो गई? एक तो आपका यूरोपियन नस्ल हो गई, और एक आपकी क्या हो गई? एक आपकी हो जाती है कि अफ्रीकन नस्ल हो गई। तो यहां पर यूरोपियन नस्ल ज्यादातर गोरी होती है और अफ्रीकन नस्ल ज्यादातर काली होती है। तो रंग के आधार पर इन्हें अंतर पैदा कर दिया। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को बनाया। मतलब ये समझ में आया कि भारत और दक्षिण अफ्रीका जो है इसकी समानता काफी है। हम भी अंग्रेजों के गुलाम थे, हम भी यूरोपीय देशों के गुलाम थे, हमारे यहाँ भी कई सारी यूरोपीय कंपनियां आई थी, और दक्षिण अफ्रीका की स्थिति भी वही थी। हमारे यहाँ भी हथियार और जोर जबरदस्ती से हमको गुलाम बनाया गया था, वही स्थिति दक्षिण अफ्रीका की भी है। भारत से उलट काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस जाते हैं। उन्हें स्थानीय शासन को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। भारत में गोरे लोग स्थानीय रूप से बसते नहीं हैं, क्योंकि भारत थोड़ा सा व्यवस्थित देश था। यहां पर उन्होंने राजाओं या सामंतों के माध्यम शासन किया, जबकि अब दक्षिण अफ्रीका में देखेंगे ये लोग क्या होते हैं, वहीं जाकर बस जाते हैं और स्थानीय शासन को अपने हाथ में ले लेते हैं। रंग भेद की नीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांटा। मतलब चमड़ी समझते ना, ये कहलाती है चमड़ी। तो अगर ये गोरी है तो श्वेत, अगर ये काली है तो अश्वेत, और अगर ये थोड़ी सी सांवली हो गई तो क्या हो जाएगी, इसको कह देंगे रंगीन। गोरी है तो आपको अधिकार जो है ज्यादा मिलेंगे, काली है या रंगीन है तो आपको अधिकार कम मिलेंगे। तो मतलब क्या होगा कि आपकी चमड़ी का रंग कैसा है ये डिसाइड करेगा कि आपको अच्छे अधिकार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो इसी कारण से कहा गया कि रंग भेद की नीति चमड़ी के रंग के आधार पर आधारित थी। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता था, मैंने आपको बताया है। काले होने का कारण भी आपको बताऊंगा क्यों होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है, उन्हें अश्वेत कहा जाता है। मतलब मेजॉरिटी में है वो अश्वेत कहलाते हैं या काले कहलाते हैं। श्वेत और अश्वेतों के यहाँ पर मिश्रित नस्लों के लोग भी रहते हैं, जिनको रंगीन कहते हैं, रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता है। ये रंगीन कौन है? ज्यादातर भारत से जो लोग गए हैं उनको रंगीन कहते हैं। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा मानते हैं। मतलब इनकी व्यवस्था में टॉप पर कौन हो गया? तो इनकी व्यवस्था में टॉप पर हो गए गोरे, और उसके नीचे कौन आ गए? उसके नीचे जिसको रखना है उसको रख लो। चाहे तो आप रंगीन को रख लो, चाहे तो आप काले को रख लो, उनको मतलब नहीं है। हमसे नीचे सभी है। सबसे ऊपर व्यवस्था में गोरे आ जाएंगे। तो ये व्यवस्था इनके द्वारा यहाँ पर की गई। उन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं दे रहे हैं ना। गोरे लोगों को, काले लोगों को और रंगीन लोगों को वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर पर दमनकारी थी। इनकी जो रंग भेद की नीति थी वो अश्वेत मतलब कि जो काले लोग हैं उनके लिए बहुत दमनकारी थी। उनका बहुत दमन करते थे, उनको बहुत दबाया जा रहा था। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने का अधिकार नहीं था। मतलब जहां पर अंग्रेज रह रहे हैं वहां पर ये घर नहीं बना सकते, अगर घर बना लिया तो उठाकर फेंक दिया जाएगा।
परमिट होने पर ही वो अपने यहां से बाहर जा सकते हैं, अपने गांव से बाहर जा सकते हैं या किसी दूसरी जगह जा सकते हैं। मतलब आपकी यातायात या आपकी आवाजाही को भी नियंत्रित करने लगे और उसे नियंत्रित करने के लिए परमिट व्यवस्था बना दी कि बिना परमिट के आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। उत्तम व्यवस्था गोरों के लिए, निम्नतम व्यवस्था कालों के लिए। ये व्यवस्था आपको रेलगाड़ी, बस, अस्पताल, सिनेमा घर सब जगह आपको देखने को मिलेगी कि अच्छी व्यवस्था गोरों के लिए और जहां व्यवस्था नहीं है, बेकार है, वो सब किसके लिए? काले और रंगीन लोगों के लिए। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता है। ये क्या हो गया कि अगर ये अलग अलग इंतजाम है तो आपको यहां पर समझ में आने लगेगा कि भाई एक व्यक्ति ये आया, मान लीजिए, है ना, एक व्यक्ति ये आया और इसके लिए अलग इंतजाम कर दिया, इसके लिए अलग इंतजाम कर दिया, और एक व्यक्ति और दूसरा आया, उसके लिए भी कुछ अलग इंतजाम कर दिया। ठीक, अब इसके लिए अलग इंतजाम कर दिया, मतलब इसके लिए इंतजाम बड़ा अच्छा कर दिया, तो उस इंतजाम को क्या कह देंगे? अच्छा है। और इसके लिए इंतजाम क्या कर दिया? थोड़ा सा बुरा कर दिया। तो ये क्या कर रहा है? अब ये अंतर पैदा करेगा कि भैया ये पता करना पड़ेगा कि इनके लिए इंतजाम इतना अच्छा क्यों किया गया है। तो पता चला कि इनके लिए इंतजाम अच्छा करने के पीछे कारण क्या है कि ये तो गोरे हैं और इनके लिए इंतजाम सारी जगह अच्छा होगा। और दूसरे जो व्यक्ति हैं जो ये आए हैं, जिनको आप कह रहे हैं यहां पर, इनके लिए इंतजाम बुरा क्यों है? क्योंकि ये तो काले हैं। तो अब क्या हो गया? आपको पता चल गया कि ये इंतजाम अच्छा बुरा कैसे हो रहा? गोरे और काले के आधार पर। तो हर काले के साथ बुरा होगा तो वो इकट्ठे होने लगेगा, हर गोरे के साथ अच्छा होगा तो वो इकट्ठे होंगे। मतलब समाज में रंग के आधार पर दो वर्ग बट गए, गोरे एक तरफ, काले एक तरफ। तो इसी कारण से इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? पृथक्करण या अलग अलग करने का सिद्धांत या अलग अलग करने का इंतजाम इसको कहा जाता है। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह, तो क्या उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे? मतलब उनको उनकी चर्च तक में जाने की मनाही थी कि वहां पर भी ये नहीं जा सकते हैं। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का अधिकार नहीं था जो उनके साथ हो रहा है रंग के आधार पर। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष जारी किया। और ऐसा संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी भी कर आए थे और वो वही गांधी जी के द्वारा ही वहां पर इस संघर्ष का तरीका इन लोगों को सिखा दिया गया था। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की कि भाई हमारे साथ जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, गड़बड़ है, सभी को बराबर माना जाना चाहिए। भेदभाव वाली शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले इकट्ठे हुए। मतलब एक राजनीतिक पार्टी बन गई जिसको क्या कह देते हैं? अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस कह देते हैं। और इस कांग्रेस पार्टी के तरह जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं गोरों का, वो सब इकट्ठे हो गए, एकजुट होने उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टियां भी इकट्ठी होने लगी, है ना, कि वो भी इसमें शामिल होने लगी कि भाई हमें गोरों का यहां पर विरोध करना है। इस कारण से वो लोग भी यहां पर शामिल हो जाते हैं। अनेक समझदार संवेदनशील गोरे भी रंग भेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, मतलब जो दक्षिण अफ्रीका की जो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। तो अब ये जो गोरे आए हैं इनसे क्या मदद मिली होगी? तो ये तौर तरीके बताएंगे कि भाई ऐसा हो सकता है, नियम कानून ऐसे हैं, हमारे देश में ऐसा चलता है, ऐसी मांग करो आप। तो इससे इनको क्या हुआ? और बल मिला और इनकी मांग और बुलंद हुई। अनेक देशों ने रंग भेद की निंदा की। दुनिया के कई देशों में आप ज्यादातर देशों में देखेंगे रंग भेद नहीं मिलेगा। हाँ, गोरे को थोड़ा अच्छा मान लेते हैं और सांवले को थोड़ा, जैसे आप भारत में भी देखेंगे तो ऐसा हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इस आधार पर यह नहीं होता कि आप गोरे हैं तो आपको सब अधिकार दे दिया, काले हैं तो बोले नौकर चाकर बना दिया। यह स्थिति नहीं है। सिर्फ क्या है कि वो सिर्फ सुंदरता को लेकर गोरा काला हमारे यहाँ करते हैं। और कभी भी सुंदरता रंग से नहीं देखी जाती है। व्यक्ति काला भी होता है तब भी वो बहुत सुंदर लगता है ना। व्यक्ति को तन से नहीं मन से सुंदर होना चाहिए। अगर उसके आचार विचार बहुत अच्छे हैं तो वो बहुत अच्छा कहलाएगा। हमें इस तरीके से सोचने की जरूरत है। वहां पर क्या था कि भाई अगर व्यक्ति के आचार विचार भी अच्छे हैं, है ना, और ज्यादातर आप देखेंगे कि अफ्रीका के जो लोग थे उनके आचार विचार बहुत अच्छे थे, क्योंकि उन्हें दुनिया से मतलब ही नहीं था, वो जानते ही नहीं थे बदमाशी क्या है। अब बहुत तो क्या हो गया कि भाई तुमने इतना गड़बड़ किया कि उनको उग्र होना पड़ा। तो रंग भेद की निंदा दुनिया के तमाम देश कर रहे थे और इस व्यवस्था के खिलाफ वो लोग आवाज भी उठा रहे थे। लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेतों और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। मतलब जो
सिस्टम वहां पर इन्हें चला के रखा था कि भाई जो गोरे लोग हैं शासन कर रहे थे वो काले और रंगीन वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उनका दमन और उनकी हत्याएं यहां पर जारी रखी गई। अब बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के अंदर संविधान बनाया जाएगा, तो एक नए संविधान की ओर दक्षिण अफ्रीका जाने वाला है। संविधान बनाने का मतलब क्या है कि एक पुस्तक तैयार की जाएगी और उस पुस्तक को क्या कहा जाएगा, उस पुस्तक को कहा जाएगा संविधान। दक्षिण अफ्रीका का संविधान कहलाएगा। और ये संविधान क्या करेगा कि इस संविधान के तहत अब देश का शासन चलाया जाएगा। तो इस संविधान बनाने की तरफ अब जाना है, तो हम वही बात करने वाले हैं कि कैसे संविधान बनाने की तरफ हम जाएंगे। रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता चला गया, जो रंग भेद की नीति दक्षिण अफ्रीका में लगी थी, तो उसके खिलाफ संघर्ष होने लगा और उसका विरोध बढ़ने लगा, तो सरकार ये समझ गई कि अब बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं चल पाएगा, हमको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। तो सरकार ने क्या किया कि भाई जो जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज चला रहे थे, तो इनको समझ में आ गया कि अब इतनी जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर राज नहीं चला पाएंगे। सरकार को समझ में आ गया, तो सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू कर दिए। नीतियों को बदलना शुरू कर देती है सरकार, क्योंकि वो समझ जाती है। भेदभाव वाले कानूनों को उसके द्वारा वापस लेना प्रारंभ कर दिया। कई सारे कानूनों को वापस भी ले लिया। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदी उठा ली गई। मतलब अब यहां पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी मीडिया पर नहीं थी और ना ही राजनीतिक दलों पर हुआ करती थी। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को रिहा कर दिया गया। इनको क्या कहते हैं, इनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहते हैं ना। दक्षिण अफ्रीका के क्या कहलाते हैं, दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहलाते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के इनको गांधी कहा जाता है। तो गांधी कहला रहे हैं ये। गांधी क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि इनने इस देश की आजादी के लिए बड़ा बीड़ा उठाया। और आप देख रहे हैं 28 वर्ष तक जेल में रहे, आजीवन कारावास इनको होता है, हमने पढ़ा था। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बना। तो दक्षिण अफ्रीका की आजादी या लोकतंत्र जो लगाना या संविधान लागू कब से किया, तो 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि से इनने क्या कर दिया, एक गणराज्य बन गया और दुनिया में एक नए लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित हो जाता है। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई। सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार तैयार हुई। मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता तैयार हुआ। ये सब कैसे हो रहा था, इन सब बातों को लेकर चर्चा करने की कैसे हुआ। अभी इसमें गोरे भी हैं और काले भी हैं, क्या वो दोनों एक साथ एक बेंच पर बैठ पाएंगे? गोरा मतलब अत्याचार करने वाला, काला मतलब अत्याचार सहने वाला, क्या दोनों लोग एक साथ एक बेंच पर बैठ पाएंगे? ये आसान होगा क्या दक्षिण अफ्रीका के लिए? तो इस पर भी हमें चर्चा करनी है। असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से ये जानते हैं कि वहां कैसे हुआ, ये बदलाव कैसे होते हैं। ये हम नेल्सन मंडेला की जवानी जानते हैं। क्या कहा उन्होंने, ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हुए। मतलब कि गोरे काले है ना, और गोरे काले के बीच में क्या बन गया, गोरे और काले ने सहमति बना ली और ये सहमति बनाकर क्या तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर संविधान तैयार कर रहे हैं। ये पहला वक्तव्य उनके मुंह से निकला। तो इससे ये बात समझ में आई कि गोरे कालों के बीच में अब सहमति तैयार हो गई, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भल मनसात पर भरोसा था, दोनों को एक दूसरे की अच्छाई पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़ें। इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही लोकतंत्र का आधार है। ये नेल्सन मंडेला के द्वारा यहां पर कहा जा रहा था। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ अश्वेत नेताओं ने श्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए हैं वे अब उन्हें भूल जाएं और गोरों को माफ कर दें, है ना, गोरों को माफ करके आगे बढ़ें, उनको याद ना रखें। अगर आप उस चीज को याद रखेंगे तो आप शासन अच्छा नहीं चला पाएंगे। सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें, ऐसा श्वेत लोगों के द्वारा आग्रह किया जा रहा था। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया और दूसरी पार्टी आजादी की लड़ाई की अगुवाई कर रही थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों साथ बैठ रहे थे, तो क्या इनमें कुछ समस्या आने वाली थी या इनके बीच में कोई आपसी तालमेल कैसे बन पाता, ये सब बातें कैसे हो रही थी।
दोनों लोग साथ में बैठे, संविधान सभा के अंदर गए, चर्चाएं करी। चर्चाओं का दौर 2 वर्ष तक चलता है। 2 वर्ष की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वह है ना बनाया, वैसा अच्छा संविधान दुनिया में आज कहीं भी नहीं है जो संविधान इनके द्वारा बनाया गया। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक मतलब जितने ज्यादा अधिकार दिए गए हैं और जितने व्यापक तरीके से अधिकार समझाए गए हैं, उतने व्यापक अधिकार दुनिया के किसी संविधान ने अपने नागरिकों को नहीं दिए जो दक्षिण अफ्रीका देता है। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिश में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर या जानकर उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन अब हम एक नया देश बन गए हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो पुरानी सब बातों को भुलाकर आगे जाएंगे। हमें पुरानी कोई बातों से कोई मतलब नहीं होगा, हम पुरानी सभी बातों को भुलाकर आगे बढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। जब हम आगे जाकर अभी प्रस्तावना देखेंगे, अपने देश की भी देखेंगे, भारत की, उसके साथ अफ्रीका की भी देखेंगे, तो वहां पर देखेंगे कि ये बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से इस बात को प्रदर्शित करता है या बताती है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जा रहा है और वहां से कई सारी चीजों को लिया भी जा रहा है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हो पाया है। मतलब लोग क्या होगा कि उन्हें समझदारी दिखाई कि इंद्रधनुषी मतलब क्या, सभी प्रकार के लोगों को मिलाकर चलेंगे। तो ऐसा समाज बनाने को लेकर उनका जो दृढ़ निश्चय था, इसी कारण से सारी बातें संभव हो पाई हैं कि दोनों वर्ग या वो वर्ग जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखते थे, वो दोनों साथ में रह रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से रह रहे हैं। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में ही हम बातों को समझते हैं, जानते हैं क्या है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। यह एक तरफ तो एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी नहीं है, यह अपने देश को इसके लिए भी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है, ऐसा नेल्सन मंडेला ने कहा था। तो उनकी बातों में हमने ये जानने की कोशिश की। अब बात करेंगे कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में बात करते हैं। हमें एक संविधान की जरूरत है, क्यों है और संविधान करता क्या है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जान सकते हैं या उसके उदाहरण को लेकर हम समझ सकते हैं, जो हमने अभी देखा हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान ने क्या किया। लोगों में समानता, एकता, बंधुत्व, है ना, सभी को बराबर अधिकार, ऐसी बातें संविधान करता है। तो इसी कारण से हमें संविधान की जरूरत भी होगी। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले मतलब गोरे और काले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे हैं। ये किस कारण से संभव है? ये संविधान के कारण ही संभव है, नहीं तो लोग ऐसी बातें करते ही नहीं, कहते कि भाई ये ने अत्याचार किया, उनको निकाल कर देश से बाहर करो। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था, क्योंकि एक ने अत्याचार किया है और दूसरे ने अत्याचार सहा है। तो दोनों के अंदर तरह तरह के डर होंगे, किस्म किस्म के आशंकाएं होंगी। कैसी? अत्याचार करने वाले के अंदर यह डर होगा कि अब सरकार इनकी आ गई है जो अत्याचार सह रहे थे, तो ये पलट कर हमारे ऊपर भी वैसा अत्याचार करेंगे। कालों को यह डर था कि ऐसा नहीं कि गोरों के पास फिर से कहीं से घूमकर ताकत चली गई, तो ये पता नहीं सुधरते हैं कि नहीं सुधरते हैं। वे सभी अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे, हितों को लेकर भी बात कर रहे थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। मतलब क्या हो? लोकतंत्र में बहुमत का जो शासन चलता है वैसा ही शासन दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी चले। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे, मतलब सामाजिक और आर्थिक अधिकार वो चाहते थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेष अधिकारों की चिंता थी। मतलब काले क्या चाह रहे थे? तो कालों के लिए था कि वो चाहते थे, है ना, काले क्या चाह रहे थे? तो कालों के लिए था काले चाह रहे थे कि बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार, और गोरे क्या चाह रहे थे? विशेष अधिकार, है ना। गोरे क्या चाहते हैं? गोरों को चाहिए विशेष अधिकार।
लंबे समय तक चली बातचीत, चूंकि हमने देखा कि लगभग 2 साल तक उनकी बातचीत चली, बहस चली, तो लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हो गए। दोनों ने समझौता किया और आगे बढ़े कि भाई हम ऐसे से देश को चलाएंगे। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट के लिए मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हो गए कि भाई गरीबों को और मजदूरों को कुछ बुनियादी अधिकार दिए जाने चाहिए, ऐसी बात भी की गई। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हो गए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। मतलब कि क्या मतलब, इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन और उनकी जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। ये समझौता तो हो गया, लेकिन बात समझ में आती है कि समझौता इतना आसान नहीं रहा होगा जितना हमको पढ़ने में लग रहा है कि हो गया, बस 2 लाइन पढ़ ली हो गया। ऐसा तो नहीं रहा होगा, बड़ा कठिन रहा होगा। और समझौता लागू करना और भी कठिन रहा होगा कि समझौते को कैसे लागू किया जाए। लागू करने के लिए पहली जरूरत थी कि वो एक दूसरे पर भरोसा करें। जब वो भरोसा करेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा, भविष्य में इस जो समझौता तैयार किया गया है इसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही रास्ता था कि लिखकर तैयार कर लो संविधान। तो इनके द्वारा क्या किया गया, संविधान की लिखित पढ़त कर ली गई, उन्हें लिखित पढ़त में ले लिया जाए। तो सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता भी रहेगी। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसा होगा, यह भी संविधान के अंदर बात लिख दी गई और इसके बारे में नियम तय कर दिए गए। नियम तय होकर लिखित कर दिया गया, लिखित रूप में आ गए कि शासक कैसे चुने जाएंगे, क्या अधिकार होंगे, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, चुनी हुई सरकार क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, ये सभी बातें कर दी गई। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी हुआ करते थे। ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलेंगे। तो ये काम करते रहेंगे। अगर आपने बदलने की कोशिश करी, इनको आपने मनमाने तरीके से काम करने की कोशिश करी, तो ये नियम काम नहीं करेंगे। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीजों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार उपेक्षा नहीं कर सकती इन नियमों की। उन्हें बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहा। मतलब जैसे हमने लिखा कि हमारे बुनियादी अधिकार संविधान में लिखे हैं, ऐसे ही बुनियादी नियम जो हैं उनको इन्हें क्या कहा, संविधान कहा। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं थी। हर देश में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, है ना, और हर देश के लोग अपने देश को चलाने के लिए संविधान को तैयार करते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और कालों जितने कटुपूर्ण नहीं होंगे, लेकिन संबंधों में टकराव जरूर होगा। किसी भी देश में जब अलग अलग वर्ग के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं तो उनके अंदर ये टकराव की स्थिति जरूर बन जाती है, वो टकराते जरूर हैं। दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क होता है। सबके सोचने का तरीका अलग होता है, सबका इंटरेस्ट अलग होता है। हित का मतलब क्या है कि वो क्या चाहते हैं, सबकी ये बात अलग होती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है जो अपनी जनता को वो उपलब्ध करा सकें। यह बात सिर्फ सरकारों पर लागू नहीं होती, लोगों पर भी लागू होती है, संगठनों पर भी लागू होती है, कंपनियों पर भी लागू होती है कि हर एक संगठन, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ सबका अपना संविधान होता है और वो संविधान के तरीके से ही अपने संस्थान को चलाता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन हो या फिर राजनीतिक पार्टी हो, सभी को एक संविधान की जरूरत होती है और सभी लोग क्या करते हैं, संविधान से ही अपने संस्था को चलाते हैं, अपने दल को चलाते हैं, अपनी पार्टी को चलाते हैं। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच में या सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख है। कौन कौन से प्रमुख है? तो पहला काम देखते हैं संविधान क्या करता है। यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। इसी कारण से संविधान जरूरत है, ताकि क्या हो, लोगों के बीच में भरोसा हो जाए, सहयोग की भावना विकसित हो जाए। दूसरा क्या करेगा? तो दूसरा करता है वो कि यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, यह भी इनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तीसरा क्या करता है? यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है ना, तो ये तीसरी बात ये भी तय करता है। चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है कि लोगों की क्या आकांक्षाएं हो सकती हैं, उनको ये व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, ये जरूरी नहीं है।
लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहां पर संविधान होगा ही, ये बिल्कुल निश्चित है। ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया था, अपने लिए संविधान को बनाया था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी थी। इसके बाद यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होगा ही, एक लिखित संविधान तैयार किया ही जाएगा। यहां पर अब ये व्यवस्था यहां पर हो जाती है। चलिए तो अब बात करते हैं आगे, देखते हैं कि भाई क्या है कि अब बात करेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। भारत के लिए संविधान कैसे बना। हमने अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका के संविधान के निर्माण के बारे में जान लिया था। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का संविधान कैसे बनता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका में समानताएं कई सारी हैं। समानताओं में बात करें तो एक तो हम किसके गुलाम थे या किसके उपनिवेश थे, वो भी समान था। दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी अंग्रेज थे, भारत के अंदर भी अंग्रेज थे। भारत पर भी हथियार और जबरदस्ती से कब्जा हुआ, वैसे दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी हुआ। भारत में भी शोषण हुआ, वैसे दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी शोषण हुआ। लेकिन कुछ भिन्नताएं भी थी। वहां पर रंग भेद की नीति थी, वहां पर आप देखेंगे वहां पर गोरे काले के आधार पर ये शोषण कर रहे थे, हमारे यहां पर ऐसा नहीं था। तो भारत का संविधान और दक्षिण अफ्रीका का जब संविधान बना तो इन दोनों में या ये जब बने, भारत का संविधान कह लें या दक्षिण अफ्रीका का संविधान कह लें, संविधान बहुत कठिन परिस्थितियों में तैयार हुए। कभी भी दुनिया का कोई भी महान काम कंफर्ट जोन में रह के नहीं होता। मतलब कोई भी दुनिया का कोई बहुत बड़ा महान काम हो रहा हो तो ऐसा नहीं होता कि भाई बहुत आरामदायक चीज हो जाए। बच्चे का जन्म भी होता है तब भी एक दर्द के बाद ही होता है। तो ऐसे ही यहां पर हम संविधान का जन्म करा रहे हैं तो आप समझिए यहां पर कि बहुत आराम से कोई चीज होने नहीं वाली थी। आपने उसके पहले बहुत पीड़ा झेली है, बहुत बातें की हैं, तो आप बहुत कठिन परिस्थितियों के बाद आप क्या बना पाए हैं, भारत का संविधान बना पाए हैं। हम अगर भारत के नक्शे की बात करते हैं तो भारत का नक्शा आप देख पा रहे हैं, तो इस भारत के संविधान की बात की जा रही है। जब हम संविधान की बात कर रहे हैं तो उसमें ये हरा वाला भी आप मिलाकर चलिएगा, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। बाद में पाकिस्तान के विभाजन वाली बात आ जाएगी, वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि कितने देश के संविधान की बात कर रहे हैं, ये पूरे देश के संविधान की बात हो रही है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान और बांग्लादेश को अगर हम मिला लेते हैं तो इनको मिलाकर भारत का एक संविधान बनाएगा। अब देखते हैं क्या है, कठिन परिस्थितियां क्या थी। तो भारत एक विशाल देश था, जैसा कि आप नक्शे में देख पा रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल जाने के बाद इसका आकार और जनसंख्या काफी बढ़ जाती है और विविधता वाला देश भी था। विविधता का मतलब क्या है, यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत थी, अलग अलग धर्म, समुदाय, लिंग है ना, तो ये सभी लोगों को मानने वाले, मतलब अलग अलग धर्म समुदाय के लोग थे। हर एक समुदाय महिला पुरुष में तो बटा ही होता है, तो लिंग की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन धर्म, समुदाय, भाषा है ना, जाति और दूसरे आधार जो भी हो सकते हैं। कोई ऐसे खाना खाता है, कोई वैसे खाता है, कोई ऐसे रहना पसंद करता है। तो अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे, इस कारण से भारत को विविधता वाला देश भी कहते हैं। भारत के लोग, जब हम बात कर रहे हैं उस दौरान की, तब भारत के लोग गुलाम की हैसियत में थे। वो गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे, उनको नागरिक बनाया जा रहा था। तो नागरिक का मतलब क्या होता है और गुलाम का मतलब क्या होता है, तो आप देखेंगे नागरिक का मतलब होता है किसी देश का वह व्यक्ति जो उस देश में पंजीकृत है और उसको उस देश के द्वारा प्रदान किए गए सभी अधिकार दिए गए हैं जो किसी भी नागरिक को देता है। गुलाम मतलब वो उस देश का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उस देश का है भी तो उसको वो अधिकार नहीं दिए गए हैं, उसका मालिक जो उससे कहता है उसके हिसाब से उसको चलना पड़ता है, उसको हम गुलाम कहते हैं। और नागरिक के बारे में हमने जान लिया किसको नागरिक कहते हैं। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे का भी दंश झेला था, उसकी भी उसने एकदम आप देखेंगे विभीषिका झेली हुई थी, उसको बड़ी तकलीफ हुई थी। ये बंटवारा कैसे हुआ था, तो बंटवारा भारत पाकिस्तान के रूप में होता है और दोनों तरफ हिंसा होती है और हिंसा में लगभग 10 लाख लोग मर जाते हैं। भारत पहले ये था, यहां पर ये बंटवारा कर दिया गया तो पाकिस्तान बना दिया गया, यहां पर बंटवारा करके बांग्लादेश बना दिया गया। ये जो सीमा आप देख पा रहे हैं, ये इसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। ये भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए तैयार की गई थी। तो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे। इस दौरान इस सीमा पर भी और इस सीमा पर भी सभी जगह क्या हुआ, काफी मात्रा में यहाँ पर लोगों की संख्या या काफी मात्रा में लोगों का कत्लेआम होता है। हिंसा भड़क जाने से लोग मर जाते हैं। लगभग कितने 10 लाख के आसपास का फिगर देखने को मिलता है।
एक और समस्या थी, वो बड़ी समस्या क्या थी? अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को, है ना, अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को आजादी दे दी थी। वे भारत और पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो उसमें जा सकते हैं। मतलब भारत और पाकिस्तान में या इनको मिलाकर जो रियासतें तैयार की जा रही थी या जिन रियासतों से मिलकर ये देश तैयार हो रहे थे, उन हर एक रियासत को ये स्वतंत्रता थी कि वो चाहें तो जिस देश में जा सकते हैं, उनकी जहां मर्जी हो उस देश में वो शामिल हो सकते हैं, उस देश के वो नागरिक बन सकते हैं। ये इनको स्वतंत्रता यहां पर दे दी गई थी, चाहे तो वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चित भरा था, क्योंकि इनके पास ये ऑप्शन था कि चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं और चाहे तो किसी देश के साथ मिल सकते हैं, विलय कर सकते हैं। ये इनके पास स्वतंत्रता थी। तो कौन विलय करेगा, कौन किसी की गुलामी में जाएगा, ये अपने आप को स्वतंत्र रखना ही सही समझेंगे। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं था जितना हम आज देख पा रहे हैं। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता हुआ करती थी। ये दोनों को देखकर इन्हें संविधान बनाया। अब देखिए कि जब अंग्रेजों के द्वारा जो कह दिया गया कि जो रियासत आजाद रहना चाहती है वो आजाद रहे, जो पाकिस्तान में जाना चाहती है पाकिस्तान में जाए और जो हिंदुस्तान में जाना चाहती है हिंदुस्तान में जाए। आप ये फिगर देख पा रहे होंगे तो ये केसरिया रंग आप भारत का देख पा रहे हैं और हरा रंग पाकिस्तान का देख पा रहे हैं। ग्रे कलर की जो भी आप रियासतें देख रहे हैं ये वो रियासतें हैं जिन्हें किसी भी देश में मिलने के लिए स्वीकार नहीं थी। वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे जूनागढ़ हो और चाहे कलत हो, चाहे सिक्किम के बारे में बात की जाए। कश्मीर जो है उसने अपने आप को स्वतंत्र रियासत रखा था कि हम फ्री रहेंगे, हमें भारत या पाकिस्तान के साथ नहीं जाना है। आप देखें जिन भी रियासतों में बात की जा रही है, बाउंड्री पर देख पा रहे होंगे कुछ तीर पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, कुछ तीर भारत की तरफ आ रहे हैं। तीर ये इंगित करते हैं कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों का जो धर्म था वो हिंदू था और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग जो थे वो मुस्लिम थे। मतलब कि ये बंटवारा किस आधार पर था? ये बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ करता था। धर्म के आधार पर दो देश तैयार हुए थे, एक देश को पाकिस्तान कहते हैं और एक देश को हिंदुस्तान कहते हैं। कश्मीर ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया, जूनागढ़ पाकिस्तान में जाना चाहता था, हैदराबाद का भी ऐसा ही कुछ नजरिया था कि हम स्वतंत्र रहते हैं। बाद में इनको भारत में मिला लिया गया, भारत में ये विलय कर लेते हैं, जैसे कलत को पाकिस्तान ने मिला लिया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस नक्शे में कि ये अब इनको बाद में मिलाया गया। तो कितनी मशक्कत करनी पड़ी जम्मू एंड कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए, जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत में मिलाने के पीछे कितने कष्ट इनको झेलने पड़े, कितनी समस्याएं इनके सामने आई। अब बात आएगी कि भाई भारतीय संविधान के निर्माण का रास्ता कैसे होगा। तो भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो मुश्किलों भरा था, लेकिन मुश्किलों के बावजूद भी भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। क्या लाभ था? लाभ ये था कि अगर हम दक्षिण अफ्रीका से तुलना करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, है ना, संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर जो सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति भारत में नहीं थी, क्योंकि भारत में पहले से कई सारी बुनियादी बातों पर ये बात या ये सहमति बन चुकी थी ना। भारत ने आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर सहमति बना ली गई थी या सहमति तैयार हो जाती है। तो हमें स्वतंत्रता, जब हम संविधान सभा में बैठे तो फिर हमें सहमति की ज्यादा बातें नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हम बुनियादी बातों पर सहमत होकर ही आए हैं, सहमति बनाकर ही आए हैं। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष पर नहीं था, है ना। तो यहां पर क्या बात की जा रही है? चूंकि हमने इसके पहले जस्ट बात की कि हमने कई सारी बातों पर सहमति बना ली थी, इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो आंदोलन है वो केवल इसलिए नहीं था कि हम आजाद हो जाएं। हमारा आंदोलन इन बातों को लेकर भी था कि हमने कई सारी चीजों को लेकर काम किया, जैसे सामाजिक एकता, सामाजिक बदलाव, कुरीतियों को भी दूर करना। हमने कई सारे धार्मिक सुधार आंदोलन भी चलाए हैं। तो ये सारी बातें भी यहाँ की गई। तो हमारा आंदोलन क्या था कि समाज को फिर से जगाना, अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था, जिसको आप स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं। आजादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आजादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद रहे हैं कि भारत किस रास्ते के थ्रू जाएगा और अपना विकास करेगा। ऐसे कुछ मतभेद अभी भी हैं, अभी भी वर्तमान में भी कई तरीके के मतभेद हैं कि विकास को लेकर, भारत की तरक्की को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि पूंजीवादी विचारधारा, कुछ लोग कहते हैं समाजवादी, कुछ लोग कहते हैं मिश्रित। ये आपको मोटे तौर पर देखने को मिलती है, मैंने ये उदाहरण बताया है। ऐसे कई सारी और बातें भी हैं जिनको हम अगर बात करें या जिनको हम देखें तो उसमें भी आज मतभेद हैं, उनमें भी लोगों के बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट होता रहता है, लेकिन बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोग सहमति
कायम कर चुके थे। सभी लोग बुनियादी बातों को लेकर तैयार थे कि भाई ये बातें तो होनी ही चाहिए। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य सदस्यों ने भारत का एक संविधान लिखा था। मतलब कांग्रेस के कितने लोगों ने? 9 लोगों ने भारत के एक संविधान लिखा था। ये 28 की बात कर रहे हैं तो ये दौर है जब भारत में संविधान साइमन कमीशन का भारत में आना होता है। साइमन कमीशन 1927 में बनता है, 28 में भारत आता है। कोई भी भारतीय इसमें नहीं था तो इसका विरोध किया गया था और उसी के विरोध के फलस्वरूप एक कमेटी बनाई गई थी, इसको नेहरू कमेटी कहते हैं, और इनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और इसमें इन्हें संविधान का एक खाका रखा था, कैसा संविधान बनाएंगे। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। तो दोनों अगर हम बात करें 28 और 31, 1928 में मोतीलाल नेहरू की और 1931 में कराची अधिवेशन कांग्रेस के, तो इनमें सब में कुछ कॉमन बातें थी। इन दोनों दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के लिए क्या क्या बातें थी। इसमें थी सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात थी, स्वतंत्रता और समानता की बात थी, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की भी बात इसमें कही गई थी। संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। मतलब उन बुनियादी मूल्यों को लेकर कोई ज्यादा वाद विवाद या उसके ऊपर ज्यादा बहस या विचार करने की आवश्यकता हमें होने वाली नहीं थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। क्योंकि औपनिवेशिक शासन की जो राजनीतिक संस्थाएं या व्यवस्थाओं में जिसमें हम रहे हैं या हमने काम किया है नौकरी के तौर पर या नेता बनकर, इससे क्या हुआ कि हमें जब अपने देश का संविधान बना रहे थे, अपने देश के लिए काम कर रहे थे, उस दौरान हमें नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में परेशानी नहीं आई, क्योंकि हम पहले ही प्रैक्टिस कर चुके थे अंग्रेजों के जमाने में या अंग्रेजों के शासन के दौरान उनकी संस्थाओं में या उनकी राजनीतिक संस्थाओं के अंदर। तो हमने पहले ही देख लिया था कि संस्थाएं कैसे काम करती हैं, तो हमें बनाने में बहुत मदद मिलती है। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। तो मान लीजिए कि हमको यहां से वोट डालने के कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया और वोट का अधिकार कम लोगों को दिया था, तो इस आधार पर जो विधायिका तैयार की थी वो कमजोर होगी। लेकिन हम लोकतंत्र में जा रहे हैं तो हमें सबको देना है। क्या देना है? वोट का अधिकार देना। तो हमने ये सारी बातें देख ली, इन सारी बातों को समझना स्टार्ट कर दिया। अब बात करेंगे चुनाव को लेकर कि चुनाव क्या होगा यहां पर। तो 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए, है ना। प्रादेशिक असेंबली मतलब क्या है कि स्टेट में जैसे आजकल विधानसभाएं होती है ना, वैसे ही अंग्रेजों के जमाने में कुछ प्रदेश थे तो उनकी असेंबली, तो उन असेंबली को कहते हैं प्रादेशिक असेंबली। तो उन असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। लेकिन इनसे बनी सरकारें पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं थी। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन, जिसमें शासक वर्ग चुनने का अधिकार जनता का होता है। तो यहां पर सभी जनता को यह अधिकार नहीं मिला था। इस कारण से हम कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक नहीं थी। विधानसभा में जाने और काम करने का अनुभव तब लाभदायक हुआ क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। तो जब ये अलग अलग विधानसभाओं में गए या उन्हीं को हम प्रादेशिक असेंबली कहते हैं, उनमें गए तो इनने जो अनुभव सीखा वो भारत के संविधान के निर्माण में या भारत देश की राजनीति चलाने में या देश की अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनको चलाने में इनको बहुत मदद मिलती है। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया, उनमें बदलाव नहीं किए गए। और ये कैसे अपनाए गए हैं, कहां की व्यवस्था थी? तो 1935 के अधिनियम में या 1935 का भारत सरकार का जो अधिनियम था या भारत सरकार जो कानून था उसमें जो व्यवस्था थी उसको जस का तस यहां पर अपना लिया गया। उसमें किसी प्रकार के कोई बदलाव यहां पर नहीं किए गए। आजादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने काफी लाभ पहुंचाया। चिंतन का मतलब होता है कोई बात को लेकर सोचना। जैसे आपको कोई सब्जेक्ट या टॉपिक ना समझ में आए तो आप क्या करें, आप ये करेंगे कि आप कोई टॉपिक लेंगे और उस पर पढ़ना या समझना स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जैसे ही आप चिंतन करना स्टार्ट करते हो तो चीजें हमारे दिमाग में जाना स्टार्ट हो जाती हैं, हम चीजों को लिंक करना स्टार्ट करते हैं और जब हम चीजों को जोड़ते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो हमें अच्छे बुरे के बारे में समझ में आता है। हम ये भी देख पाते हैं कि उस चीज का दूरगामी परिणाम क्या होगा। तो क्या हुआ कि आजादी के बाद वर्षों से चिंतन और बहस चल रही थी, इसका बड़ा फायदा हुआ। एक तो हमारे नेताओं के अंदर आत्मविश्वास आ गया। कैसा आत्मविश्वास आ गया? क्योंकि उनने पहले अंग्रेजों के लिए या अंग्रेजों के शासन के दौरान जो विधानसभाएं बनी थी, प्रादेशिक असेंबली बनी थी, जो राजनीतिक संस्थाएं थी, उनमें सब में काम कर लिया। इससे उनको काम का अनुभव आ गया। अब उन्हें चिंता नहीं थी कोई नई चीज आ जाएगी तो हम झेल जाएंगे, कोई समस्या नहीं है।
और बाहर है ना, उन्हें बाहर के विचार और अनुभव को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हो रही थी और उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी, कोई बाहर के विचार आएंगे, व्यवस्था आएगी तो उसको अपना पाएंगे। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे। फ्रांसीसी क्रांति जिसमें आपने देखा होगा बंधुत्व और भाईचारे वाली बातें हो रही थी, तो इनसे प्रभावित थे, ये समानता की बात थी। ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र, ऐसा ही सिस्टम ब्रिटेन में है जैसा आज भारत में चल रहा है। अमेरिका के अधिकारों की सूची के वहां पर लोगों को क्या अधिकार दिए गए हैं, तो भारत में भी लोगों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। रूस की क्रांति का भी असर था। रूस की समाजवादी क्रांति से भी कई सारे भारतीय नेता प्रभावित थे। वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना कर रहे थे। सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित समाजवाद का मतलब क्या है कि समाज में सभी लोग समान होंगे, उनमें कोई भी व्यक्ति में असमानता नहीं होगी, ना तो जाति के आधार पर, ना ही धर्म के आधार पर, ना ही वर्ण के आधार पर, ना ही लिंग के आधार पर। तो सामाजिक समानता और आर्थिक समानता मतलब अमीर गरीब भी नहीं होगा, इस प्रकार के है ना, इन दोनों के आधार पर आधारित व्यवस्था को बनाने की वो कल्पना कर रहे थे, वो सोच रहे थे। लेकिन वे दूसरों की नकल नहीं कर रहे थे। मतलब जो भी नेता हमारे जिनसे प्रभावित थे, चाहे अमेरिका से हो, चाहे रूस से हो, या किसी से भी प्रभावित हो, वो लोग नकल नहीं कर रहे थे। मतलब नकल के साथ अकल लगा रहे थे, उन्हें कॉन्सेप्ट ले रहे थे। वहां पर ऐसा कॉन्सेप्ट है तो भारत में क्या चल सकता है, उसके ऊपर वो काम कर रहे थे। हर कदम पर वो ये सवाल पूछते थे कि भाई क्या ये चीजें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। इन सभी चीजों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की है ना। तो ये सारी बात पर सवाल पूछ रहे, जैसे ये गब्बर पूछा करते थे, अरे ओ सांभा कितने आदमी थे, तो ऐसे ही यहां पर भी हर बार सवाल पूछते हैं कि भाई ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं गलत चीज उठा ली है। तो बार बार सवाल पूछने से बार बार जवाब मिलेगा और हर बार ये चेक हो जाएगा काम करेगा या नहीं करेगा। अब बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा क्या है? संविधान सभा तैयार की गई थी संविधान बनाने के लिए, है ना। किसके लिए तैयार की गई थी? संविधान बनाने के लिए, कि कैसा संविधान आप लिखेंगे। तो संविधान लिखने के लिए सभा तैयार की गई और इसके लिए क्या हुए, चुनाव होते हैं। और ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होते हैं, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होंगे। डायरेक्ट जो जनता है वो वोट नहीं करेगी, कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा, है ना, कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा ही इनका चुनाव किया जाएगा। चुने गए जनप्रतिनिधियों को जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम कर रही थी, उसे ही क्या कह दिया, संविधान सभा। वो हमने बात कर ली अभी। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए। कब चुनाव होते हैं? तो जुलाई 1946 में चुनाव होते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को होती है ना। पहली बैठक कब होती है? दिसंबर 1946 में ये पहली बैठक कर लेते हैं। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बंट जाता है। तो ये बंटवारा कैसा था? ये बंटवारा धर्म के आधार पर होता है ना। धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान बंट जाते हैं। भारत पाकिस्तान बंटते हैं तो फलस्वरूप संविधान सभा भी भारत और पाकिस्तान में बंट जाती है। भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा, इस तरीके से इनका बंटवारा भी हो जाता है। संविधान सभाएं भी दो हो जाती हैं। बात करेंगे बंटवारे के बाद क्या, तो बंटवारे के बाद भारतीय संविधान सभा लिखने वाली सभा में 299 रहे। तो टोटल कितने थे? तो टोटल थे 389। इसमें से 299 चले गए। तो आप देखेंगे कि 90 लोग कितने चले गए? 90 कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए। तो इसको अगर हम देखें बंटवारे के बाद की स्थिति क्या रही, तो 299 की स्थिति तो रही किसकी? भारत की। ये किसकी स्थिति रही? भारत की। और 90 की स्थिति किसकी होती है? 90 कहां चले जाते हैं? पाकिस्तान के अंदर चले जाते हैं। ये बंटवारे की स्थिति रहती है। संविधान सभा ने अपना काम किया। संविधान सभा क्यों बनाई गई थी? तो संविधान सभा बनाई जा रही थी संविधान लिखने को लेकर। संविधान सभा ने अपना काम पूरा कर दिया। कब? 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर दिया। मतलब इस दिन को हम क्या कहते हैं? इस दिन को संविधान पूरा हो जाता है तो इसी दिन को हम क्या कहते हैं? इसको हम संविधान दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान दिवस कहलाता है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान पूरा हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। जो संविधान बनकर यहां पर तैयार हुआ था वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान था, है ना, सबसे बड़ा संविधान था। अगर हम आकार की बात करें, अगर आप आकार देखेंगे तो बहुत बड़ा है। कैसा? अगर यहां पर बात की जाए तो आप देखेंगे कि इसमें 8 अनुसूचियां थी और लगभग 395 अनुच्छेद थे।
है ना, 395 आर्टिकल हुआ करते थे और इन्हें 22 भागों में विभाजित किया गया था उस टाइम पर। तो ये बहुत बड़ा संविधान बनकर तैयार हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार हुआ। लेकिन संविधान हमने लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को किया। इसके पीछे कारण यह है कि 26 जनवरी 1950 को हम लागू कर रहे हैं क्योंकि हमने एक बार कसम खाई थी, एक बार ऐसा वादा किया था कि हमारा आजादी का जो दिवस होगा वो 26 जनवरी होगा। आजादी 15 अगस्त को मिल गई, लेकिन 26 जनवरी को कुछ नहीं हो पाया, तो हमने संविधान लागू करने का फैसला किया कि 26 जनवरी को करेंगे, क्योंकि नवंबर और जनवरी में कोई खास अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ दिसंबर का अंतर है और जनवरी आ जाएगा। तो जनवरी में फिर इसको लागू कर दिया गया। जिस दिन संविधान को लागू किया गया, इसी दिन की याद को हम हर साल 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मतलब भारत रिपब्लिक स्टेट हो जाता है। इस सभा द्वारा, मतलब कि संविधान सभा द्वारा 50 साल पहले जो कानून बनाए गए थे, हम आज उनको मानते हैं। इनके मानने के पीछे कारण क्या है, तो इनके कारणों पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने यह ध्यान रखा था कि भविष्य को लेकर कैसा संविधान बनाया जाए, उनको बिल्कुल ध्यान था और उन्होंने कुछ उसी तरीके से संविधान तैयार किया था। 50 साल पहले बनाए गए संविधान को हम क्यों मान रहे हैं? पहला कारण, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं कारण की, तो दूसरा आप देखेंगे संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचार व्यक्त नहीं करता था, बल्कि व्यापक सहमतियों को भी दर्शाता था। यहां पर विभिन्न वर्ग के लोग थे, विभिन्न जाति के लोग थे, विभिन्न धर्म के लोग थे, विभिन्न आप देखिए विभिन्न पेशे के लोग थे, लेकिन सभी में व्यापक स्तर पर सहमति बन जाती है। सभी लोग इस चीज को तैयार होते हैं, बुनियादी बातों को लेकर तैयार होते हैं। दुनिया के कई देशों में संविधान तो फिर से लिखना पड़ा है क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर सहमति नहीं बन पाई। भारत में ऐसी स्थिति नहीं आई। आप देखें 1950 में संविधान लागू हुआ, 2022 चल रही है, 72 साल हो गए हैं, हमारे यहां संविधान लिखने की दोबारा बात नहीं आई। कई देशों में संविधान है पर वहां कागज का टुकड़ा है या किसी अन्य किताब की तरह दस्तावेज भर है, उसकी उतनी अहमियत आप देख नहीं पाएंगे, उतनी अहमियत वहां पर नहीं है। इसका कारण क्या है? तो क्योंकि कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। इसका कारण यह है, कोई व्यक्ति उसका आचरण नहीं करता। भारत के संविधान की खासियत क्या है? तो हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है, एकदम बिल्कुल डिफरेंट अनुभव आपको देखने को मिलेगा। तो इसी कारण से कहा गया कि भारत के संविधान का जो अनुभव है वो बिल्कुल अलग है, एकदम अलग है। यहां पर कोई भी व्यक्ति संविधान को लेकर उंगली नहीं उठाता। संविधान के लिए सबके मन में क्या है? आदर का भाव है। आधी सदी से ज्यादा का समय बीत गया है, 50 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर जरूर सवाल उठाए हैं, लेकिन किसी भी सामाजिक समुदाय ने या किसी भी संगठन ने या किसी भी समूह ने, राजनीतिक दल ने संविधान की वैधानिकता पर या उसकी वैधता पर सवाल नहीं उठाए हैं। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है कि यहां पर किसी के द्वारा आप संविधान के लिए कोई सवाल नहीं उठाया गया। सबके मन में आदर का भाव है, सभी लोग संविधान को वैसे ही देखते हैं जैसे संविधान बनाने वाले देखते थे। यही हमारे संविधान की असाधारण उपलब्धि है। संविधान को मानने का दूसरा कारण है, संविधान सभा भी भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तो नहीं था, मतलब कि प्रत्यक्ष ढंग से चुनाव नहीं था। लेकिन प्रत्यक्ष ढंग से नहीं था तो क्या हुआ? अप्रत्यक्ष ढंग से हुआ। मतलब जो असेंबली के सदस्य बने थे, इनके माध्यम से ही सदस्यों को चुना गया और उस संविधान सभा को तैयार किया गया। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया। मतलब देश के हर एक भौगोलिक क्षेत्र का व्यक्ति वहां पर आ गया। वो अपनी भौगोलिक, अपनी सामाजिक, अपनी जाति, अपनी धार्मिक सभी प्रकार की बातें वो संविधान सभा में रख सकता है। जब संविधान तैयार होगा तो हर एक वर्ग की छोटी से छोटी बात को भी ध्यान में रखा जाएगा या उस बात को संविधान सभा के अंदर रखा जाएगा। लोग देखेंगे कि इस पर भी बात करना जरूरी है, तो उसका भी प्रबंध किसमें किया जाएगा? संविधान के अंदर कर दिया जाएगा। इस सभा में अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी, है ना। कांग्रेस के लोग ज्यादा थे, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक दल थे, कई राजनीतिक समूह थे और विचारों वाले लोग हुआ करते थे। कई सारे ऐसे लोग भी थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे, वो भी संविधान सभा के सदस्य थे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो एक विचारधारा की सभा बन जाती और वो हो सकता कि एक ही तरीके का संविधान बना देती। तो यहाँ पर सभी प्रकार के लोग थे, इस कारण से संविधान कैसा मिला? मिली जुली प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बन पाया। सामाजिक रूप से सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग हुआ करते थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क अधिकार के आधार पर भी करते तब भी इसका स्वरूप कुछ वैसा ही होता जैसा उस समय संविधान सभा का गठन कर हुआ था।
जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्र और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित था, खुला था और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। मतलब बहुत सिस्टमेटिक क्या काम होगा वो बिल्कुल फिक्स था। खुला था मतलब ट्रांसपेरेंसी बहुत थी, गोलमाल करके बातें नहीं की गई और कोशिश की गई कि हर मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाई जाए, सभी लोग सहमत हो जाएं, सभी नहीं हो रहे तो अधिकांश सहमत हो जाएं। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। जो बेसिक बातें थी उनको तैयार किया गया और उन पर क्या किया गया, सबकी सहमति बनाई गई। प्रारूप कमेटी के प्रमुख थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी होते हैं। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, भारतीय संविधान के पिता भी कहलाते हैं, क्योंकि इनने ही ड्राफ्ट तैयार किया था कि संविधान कैसा लिखा जाएगा। संविधान लिखा क्या क्या गया है इसके लिए कमेटियां थी, लेकिन कैसे रखा जाएगा, उसको व्यवस्थित कैसे करेंगे, ये बताने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा होती है। इन्होंने तय कर दिया कि भाई हम 3 रीडिंग निकालेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली के अंदर उसको गैजेटेड के अंदर ले जाते हैं, दूसरे के अंदर हम उस पर बहुत बहस कराते हैं जो कई दौर में चर्चा चलती है, तीसरी में उस पर मतदान करवाते हैं। तो कई दौर की चर्चा हुई, 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार किया गया और लगभग 3 वर्ष का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है, लगभग 3 वर्ष का समय लगा और इसमें कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। ये रिकॉर्ड की गई बातें और जिनको संभाल कर रखा गया उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से संकलित किया गया है। इनके 12 खंड तैयार किए गए हैं, इस नाम से 12 मोटे खंड प्रकाशित किए गए हैं। आज भी जब आपको दिक्कत होती है ना, वर्तमान में भी संविधान की व्याख्या के लिए अगर बहस की आवश्यकता होती है कि बहस किस दिशा में हो रही थी, तो इन खंडों को पढ़कर या इन खंडों को देखकर और उस मुद्दे से संबंधित चीजों को पढ़ करके बहस क्या हुई थी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरफ जा सकते हैं। बहसों के हर प्रावधान के पीछे संविधान सभा के लोगों की सोच और तर्क को आप इन खंडों को पढ़कर समझ सकते हैं। अब बात करेंगे कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में, जैसे वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात 1875 में हुआ और 1950 में इनका देहांत हो जाता। अंतरिम सरकार के अंदर ये गृह सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे। जब आजाद भारत बन गया तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहते। पेशे से वकील, बारदोली किसान सत्याग्रह में अग्रणी नेता, वहीं से इनको सरदार की उपाधि भी मिलती है। भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाने वाले और इन्हें इसी कारण से भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहलाते हैं। सरोजिनी नायडू, इनका जन्म 1879 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। 1879 में आंध्र प्रदेश में हुआ और 1849 में ये देवलोक वासी हो जाती हैं, स्वर्गवास हो जाता है। कवयित्री, लेखकार, राजनीतिक कार्यकर्ता, कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष और बाद में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी ये बनती हैं। अगले महापुरुष हैं जिनका नाम है अबुल कलाम आजाद। इनका जन्म सऊदी अरब 1888 में हुआ था। देहांत 1858 में हो जाता है। एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। अरबी के विद्वान थे, कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका, मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी, मतलब इस तरीके की राजनीति जो होती थी अलगाववादी उसका विरोध करते थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री भी बनते हैं ना, बहुत विद्वान व्यक्तियों में से ये हुआ करते थे। अगले हैं टीटी कृष्णमाचारी। इनका जन्म तमिलनाडु 1899 में होता है। देवलोक वासी हो जाते हैं 1974 के अंदर। प्रारूप कमेटी के सदस्य, उद्यमी और कांग्रेस नेता, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री भी बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद 1884 में बिहार में इनका जन्म होता है। संविधान सभा के अध्यक्ष, पहले स्थायी अध्यक्ष, वकील, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में प्रमुख भागीदार, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष और भारत के पहले राष्ट्रपति, 2 बार भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। इन्हें बाबूजी कहकर भी संबोधित किया जाता है। जयपाल सिंह 1903 में झारखंड में इनका जन्म होता है। 1970 में इनका स्वर्गवास हो जाता है। खिलाड़ी और शिक्षाविद, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान, आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष, बाद में झारखंड पार्टी के भी संस्थापक बने। H.C. मुखर्जी 1887 में बंगाल में इनका जन्म होता है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद, कांग्रेसी नेता और ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य, बाद में बंगाल के राज्यपाल भी रहते हैं। एक और महान शख्सियत है जी दुर्गाबाई देशमुख। जन्म आंध्र प्रदेश में 1909 में और स्वर्गवास हो जाता है 1981 में।
वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता, आंध्र महिला सभा की संस्थापक, कांग्रेस की सक्रिय नेता, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष भी बनती हैं। अब बात करने वाले हैं संविधान के, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों को लेकर। बुनियादी मूल्य मतलब जो बेसिक वैल्यूज होंगी, उनकी गाइडिंग वैल्यूज होगी, उनके ऊपर हम बात करेंगे। हमने जानने की कोशिश की है कि संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। दर्शन जानने से ही हमको मूल्यों के बारे में प्राप्ति होती है, हम मूल्यों को जान सकते हैं। दर्शन को आप दो तरीके से जान सकते हैं, एक तो आप नेताओं के विचार पढ़कर और संविधान पढ़कर भी जान सकते हैं, दूसरा आप थोड़ा सा आइडिया प्रस्तावना को पढ़कर भी लगा सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर आप इसको समझ सकते हैं, दूसरा संविधान को पढ़कर आप उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। या इसके अलावा आपके पास एक और साधन है कि प्रस्तावना को पढ़ सकते हैं। प्रस्तावना भी यही काम करती है, वो आपको पूरी संविधान की झलक दिखा देगी कि इसके पीछे का दर्शन क्या है। सपने और वायदे, आपस में कुछ को आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में से एक बड़ा नाम गायब मिलेगा और उस नाम का वो नाम है महात्मा गांधी का। जब ये नाम नहीं होगा तो आपको हैरानी भी होगी कि संविधान सभा में क्यों नहीं थे। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन सभा में अनेक सदस्य उनके विचारों का अनुसरण करते थे, उनको मानने वाले थे, उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में पत्रिका है ना, 1931 में गांधी जी की जो पत्रिका थी यंग इंडिया, उन्होंने संविधान सभा की अपनी अपेक्षा के बारे में उसमें लिखा था। क्या लिखते हैं? मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्ति करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत, शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों को भी मर्दों के जैसे अधिकार हों और इससे कम पर मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, ऐसा इनके द्वारा कहा गया था। ये इनका वक्तव्य हुआ करता था भारत निर्माण को लेकर। तो संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने कोशिश भी की, समानता की बात की, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर प्रकार की समानता की बात की गई। यहाँ पर एक महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना देखा। उन्होंने संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता को कैसे दूर करें, इसके लिए अंबेडकर साहब के विचार दूसरों से अलग हुआ करते थे। समान तौर पर कई बार वो गांधीवादी विचार और उनके नजरिए की कटु आलोचना भी करते थे कि इसमें समय बहुत लगेगा और ये प्रायोगिक नहीं है, मतलब वर्तमान के हिसाब से ठीक नहीं लग रही व्यवस्था। संविधान सभा में दिए गए उनके अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। क्या थी उनकी चिंताएं, उनको जान लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। ऐसा वक्तव्य अंबेडकर साहब के द्वारा दिया गया। एक वक्तव्य है या एक भाषण है जवाहरलाल नेहरू और चाचा नेहरू और देश के पहले प्रधानमंत्री का। यह भाषण दिया गया 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को। क्या कहते हैं वो अपने भाषण में? वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें और पूरी तरह हर तरह से नहीं तो काफी हद तक। घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी तब सारी दुनिया सोती होगी। तब भारत एक नए जीवन की शुरुआत करेगा, आजाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही, पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं। जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय के लिए किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज पाती है, तो ऐसे पवित्र क्षण में हमें अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित होगा। आजादी और सत्ता जिम्मेवारियां लाती हैं। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न
सभा के ऊपर अब जिम्मेवारी है। आजादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य में सुनहरे संकेत दे रहा है। यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं है, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है। और एक शपथ हम आज भी लेंगे कि भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत और हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। संभव है यह काम हमारे भर से पूरा ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं, कष्ट हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। ऐसा जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य हुआ करता था। अब बात करेंगे संविधान दर्शन के बारे में कि संविधान दर्शन क्या है। तो संविधान दर्शन का मतलब क्या है कि इसकी फिलॉसफी क्या होगी, इसके पीछे का दर्शन क्या होगा। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी, उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। मतलब इस दौरान जिन आदर्शों को जांचा परखा गया वो आधार बनते। क्या आधार बनते हैं? और इन्हीं आधारों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनाई गई हैं। मतलब जो प्रस्तावना में आप बात देखेंगे तो सभी बातों में प्रस्तावना की उन बातों का जरूर ध्यान रखा गया है कि कहीं उनका उल्लंघन ना हो जाए। संविधान के शुरुआती बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। संविधान की जो शुरुआत होगी वो शुरुआत क्या होगी कि बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका होगी, उसके साथ होगी। इसे संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देशों ने अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द का मतलब भी समझते हैं। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन सा फैसला अच्छा और बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। प्रस्तावना को दौर आता है तो सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की प्रस्तावना के बारे में। तो क्या कहते हैं? हम सभी लोग अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति करने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। ऐसी प्रस्तावना कहाँ रखी गई? संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनाई। दक्षिण अफ्रीका के द्वारा क्या अपनाई गई? तो हम दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं, अपनी भूमि पर आजादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वाले लोगों को सलाम करते हैं, अपने देश को बनाने वाले और विकसित करने में मदद करने वालों का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर संविधान को स्वीकार करते हैं। जिससे पहले भी विभाजन मिटे और इससे पहले कि विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, मौलिक मानवाधिकारों पर आधारित एक समाज बन सके, एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्ति समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुरूप बने, लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले। हर नागरिक को कानून के समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, हर एक व्यक्ति की संभावना को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो, एक व्यक्ति और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो, राष्ट्रों के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके, ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। तो ऐसा कहां कहा गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना में ये बातें कही गई। हमारी प्रस्तावना क्या करती है? तो भारत की प्रस्तावना को आप पढ़िए, ये रही भारत का संविधान उद्देश्य का क्या कहती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली
बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 को, है ना, और उसके बाद क्या जाएगा, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारी हमारी प्रस्तावना थी। हमारी प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं कि हम भारत के लोग का मतलब क्या है, प्रभु संपन्न का मतलब क्या है, समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है, गणराज्य का मतलब क्या है, न्याय और स्वतंत्रता और समानता का मतलब क्या है। इन सब मतलबों को जानते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक एक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से मतलब क्या है, भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा के द्वारा या बाहरी आदमियों ने दिया है। तो हम भारत के लोग का मतलब क्या होगा कि भारत के संविधान या भारत की शक्ति की ताकत क्या है, भारत के लोग हैं। दूसरा शब्द आया था जिसको आप समाजवादी कहते हैं। समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं ना पनपें या असमानताएं कम हो सकें। समाजवाद का मतलब क्या है, समाज में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता की बात कर रहे हैं, वो समाजवाद की बात की जा रही है। अगला एक शब्द था जिसको आप प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। लोगों को अपने जुड़े हर फैसले करने का सर्वोच्च अधिकार होता है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। ये प्रभुत्व संपन्न का मतलब है। गणराज्य का मतलब क्या है, गणराज्य का मतलब है कि देश का प्रमुख जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी व्यवस्था होगी ये कोई राजशाही या वंशानुगत तरीके से नहीं होगा, या वंश या राज या खानदान का नहीं होगा। ये गणतंत्र का मतलब होता है या गणराज्य का मतलब होता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों का समान सम्मान देती है। तो यहाँ पर कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, कोई धर्म विशेष नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब है आपको जो मन करे आप वैसा धर्म यहाँ पर अपना सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन सरकार का कोई धर्म यहाँ पर नहीं होगा। देखो अब बात करते हैं कुछ और शब्दावलियों की, जैसे लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, सरकार का एक ऐसे स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होगा कि वो लोकतंत्र जैसी व्यवस्था कुछ हो गई कि यहाँ पर लोग जो है वो अपने राजनीतिक अधिकार प्राप्त करते हैं, शासन का चुनाव करते हैं और उसको जवाबदेह बनाते हैं। न्याय का मतलब क्या है कि नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, और अगर किया जा रहा है तो इसके लिए जवाब देना पड़ेगा या उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो न्याय मतलब उनको कैसे किया जाएगा, भेदभाव हो रहा तो कैसे खत्म करें, न्याय के द्वारा स्थापित होगा। स्वतंत्रता का मतलब है नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। ये स्वतंत्रता का मतलब होता है कि भाई कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को व्यक्त करें, अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं बताई गई है या नहीं लगाई गई है। समता की बात करें कि समता का मतलब क्या है, तो कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। समता मतलब समानता से संबंधित हो गई बात। बंधुता, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमजोर या कमतर ना माने। ये व्यवस्था या ऐसा आचरण आप करते हैं तो उसको कहते हैं बंधुता। तो ये हमारी प्रस्तावना के अंदर दिए गए कुछ शब्दों की शब्दावली थी जिनका अर्थ हमने यहां पर समझा। अब बात करेंगे संस्थाओं के स्वरूप को लेकर। तो संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है। संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है। हम भारत के संविधान, जिसे हम भारत के संविधान कहते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है कि आपकी संस्थागत व्यवस्था कैसी होगी। यह बहुत लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। समय के अनुसार जब परिवर्तन होते हैं तो कई सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें भी बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए
और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। उन्होंने इस पवित्र और स्थायी और ना बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा, मतलब पवित्र देखा, स्थायी देखा, लेकिन ना बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा। इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा, जिसको आप क्या कहते हैं, संविधान संशोधन कहते हैं। इस संविधान संशोधन के माध्यम से आप बदलाव कर सकते हैं। ये कैसे होगा संशोधन? ये संसद में ही हो सकता है। संसद का मतलब क्या हो गया? संसद का मतलब हो जाता है कि आपको 2 जगह जाना पड़ेगा ना। 3 पार्ट होते हैं संसद के, कौन कौन से? राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 भाग होते हैं। तो क्या होगा, लोकसभा राज्यसभा में ये प्रस्ताव आएगा कि क्या संशोधन करना, उस पर बहस होगी, प्रस्ताव पास होगा, ये सारी बातें। बाद में अंतिम दस्तखत के लिए, अंतिम सिग्नेचर के लिए, अंतिम हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही ये क्या हो जाएगा, ये आपका संविधान संशोधन कंप्लीट हो जाता है। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा, लेकिन इतना भी कठिन नहीं होगा। फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले करेगा। ये संविधान के अंदर हर एक चीज बहुत विस्तृत तरीके से पहले से ही बता दी गई है। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए एक लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहकर सरकार को काम करना होगा। आगे आने वाले अध्यायों में, जो आगे के अध्याय होंगे, इसमें हम भारतीय संविधान के इन तीनों पक्षों के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालेंगे, यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्रात्मक राजनीति में ये किस प्रकार काम करते हैं, है ना। और कुछ चर्चा हम अगली क्लासों के अंदर भी करेंगे, कैसे ये बात होगी। अगली क्लास जब आप क्लास 10th में पहुंच जाएंगे तब भी हम चर्चा करेंगे कुछ। अब कुछ जो महान व्यक्तित्व हैं उनके बारे में बात की जाए। सरदार बलदेव सिंह एक व्यक्ति हैं। बलदेव सिंह का जन्म 1901 में हरियाणा में हुआ और 1961 में इनका देहांत या ये स्वर्गवासी हो जाते हैं। ये एक सफल उद्यमी, पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता, संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री भी रहे सरदार बलदेव सिंह। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जिनको आप के.एम. मुंशी के नाम से जानते हैं, 1887 में गुजरात में इनका जन्म और 1971 में स्वर्गवासी यानी कि देहांत हो गया। वकील, इतिहासकार और भाषाविद, कांग्रेसी नेता और गांधीवादी, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बने। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी रहे के.एम. मुंशी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1901 में पश्चिम बंगाल में जन्म और 1953 में इनका देहांत हो जाता है। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, शिक्षाविद और वकील, हिंदू महासभा में सक्रिय, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक, नेहरू पार्टी से या नेहरू की मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले मंत्री भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही है। जवाहरलाल नेहरू, 1889 में उत्तर प्रदेश में जन्म होता है और 1964 में इनका देहांत हो जाता है। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, वकील और कांग्रेसी नेता, समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर, है ना। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बनते हैं ना, चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। सोमनाथ लाहिड़ी, 1901 में पश्चिम बंगाल में जन्म होता है और 1984 में इनका देहांत हो जाता है। लेखक और संपादक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहते हैं। भीमराव रामजी अंबेडकर, 1891 में इंदौर के पास महू में इनका जन्म, 1956 में इनका देहांत। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष रहे, सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी, बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के कानून मंत्री भी बनते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी हैं। दलितों के लिए आंदोलन करने वाले, जाति आधारित व्यवस्था को खत्म करने के लिए आवाज उठाने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक बी.आर. अंबेडकर साहब भी हैं। इन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। इस प्रकार हमारे चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। हम पूरे चैप्टर का रिवीजन देख चुके हैं। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है, magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए टाइप करें magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करते हैं आप कोर्सेज में जाएंगे। यहाँ पर कई सारे कोर्सेज हैं, इनमें से कोई एक कोर्स आप चुन सकते हैं। मान लीजिए हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी अच्छा लगे। हिंदी मीडियम आप पढ़ना चाहते हैं, आपने हिंदी सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने क्लास 9th को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं।
जैसे चूंकि आप क्लास 9 के हैं, जैसे क्लास 9 सेलेक्ट करेंगे आपके सामने बहुत सारे टीचर आ जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस वहां पर आप देखेंगे, वहां पर वॉच नाउ लिखा होगा, वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही क्या होगा, वो उस सब्जेक्ट की पूरी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपके सामने होगी। पूरी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपके सामने होगी तो आप पाएंगे यहां पर कि उसके आगे वॉच नाउ लिखा होगा। वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। वॉच नाउ पर क्लिक करते ही क्या होगा, वीडियो कुछ इस तरीके से चल जाएगा। एक बटन और बनाया गया है आपकी सुविधा के लिए, उस बटन का नाम है नेक्स्ट वीडियो का बटन, यहां पर आपको मिलेगा। इसका उपयोग करके आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद तुरंत अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे। इससे आप अगले वीडियो पर बहुत आसानी से या व्यवस्थित तरीके से पहुंच जाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये पाठ्यक्रम कैसे प्राप्त करें? प्राप्त करने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।